श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन O_2 का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए ये आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O_2 उपलब्ध कराई जाए और CO_2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O_2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO_2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन ब्रीदिंग सामान्यतया श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। 14.1 श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि O_2 और CO_2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होता है, जिनसे वातावरण की वायु को उनके शरीर पर पहुंचती हैं, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलीय प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा होता है। कशेरुकी में मछलियां क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि उभयचर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। 14.1 मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उपावृष्ट मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घटी एक पतली लोचदार उपास्थल पल्ले कंठ छद एपिग्लॉटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी को जाकर दाईं और बाईं 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनी, श्वसनिका और बहुत पतली अंतिम श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिका अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतिम श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त थैलिका जैसी थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। श्वास नली श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों लंग्स की रचना करते हैं। चित्र 14.1। हमारे 2 फेफड़े हैं जो एक द्वितीयक फुफ्फुस आवरण प्लौरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। ये फेफड़े का श्वसन पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय पूर्व के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासाग्र से अंतिम श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O_2 और CO_2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरिकतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्षा पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुंबद का डायाफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों फुफ्फुसों की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। आश्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO_2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। आई कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों O_2 और CO_2 का विसरण। आयुए रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन अधिगमन। IV रुधिर और ऊतकों के बीच O_2 और CO_2 का विसरण। V अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O_2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO_2 का उत्पन्न होना। कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 12 श्वसन में बताया गया है। 14.2 श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं। अतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है।
वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतर फुफ्फुसी दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापर्शुक बाह्य इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अतः श्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च अक्ष एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधर अक्ष डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात श्वसन की क्रिया होती है। चित्र -14.2 अ डायाफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों का शिथिलन रिलैक्सेशन डायाफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। चित्र 14.2 ब हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12-16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। 14.2 एक श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम टीवी सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निश्वसित वायु का आयतन ये लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित निश्वसित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। ये औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होता है। निश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसित कर सकता है। औसतन ये 1000 मिली से 1100 मिली होती है। अवशिष्ट आयतन रेजिजुअल वॉल्यूम RV वायु का वो आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 मिली से 1200 मिली होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती हैं, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित हैं, TV प्लस IRV। निश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ति निश्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, TV प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी FRC सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वो मात्रा आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, ERV प्लस RV। जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी VC बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वो अधिकतम मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित हैं, अथवा वायु की वो अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निश्वसित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी TLC बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा। इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित हैं, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC प्लस RV। 14.3 गैसों का विनिमय। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O_2 और CO_2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस के दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO_2 तथा PCO_2 द्वारा दर्शाते हैं।
वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 14.1 और चित्र 14.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO_2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO_2 की घुलनशीलता O_2 की तालिका 14.1 वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव mmHg में। श्वसन, वातावरणीय वायु, कूपिका, अनऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ऊतक, O_2 159 104 40 95 40 CO_2 0.3। घुलनशीलता से 20-25 गुना अधिक होती है, अतः विसरण झिल्ली से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO_2 मात्रा O_2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्ली मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। चित्र 14.4 यथा कूपिका की पतली शल्की उपकला, शल्की एपिथीलियम, कूपिकाओं की केशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तल जो कि पतली आधारीय झिल्ली का बनी होती है, तथा सहायक शल्की उपकला, आधारीय झिल्ली का और रक्त केशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O_2 के कूपिकाओं से ऊतकों और CO_2 के ऊतकों से कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। 14.4 गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O_2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O_2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O_2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20-25% CO_2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% CO_2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था होता है। 14.4.1 ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4O_2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O_2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO_2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO_2 के सापेक्ष आहरित करने पर सिग्माब वक्र, सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र, डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O_2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO_2H जोड़ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। चित्र 14.5 कूपिकाओं में जहां उच्च PO_2, निम्न PCO_2, कम H जोड़ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न PO_2, उच्च PCO_2, उच्च H जोड़ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि O_2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 मिली ऑक्सीजनयुक्त रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिली O_2 प्रदान करता है। 14.4.2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामेनो हीमोग्लोबिन लगभग 20-25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधन CO_2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PCO_2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO_2 और निम्न PO_2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO_2 का बंधन होता है, जबकि कूपिका में जहां PCO_2 निम्न और PO_2 उच्च होता है, कार्बामेनो हीमोग्लोबिन से CO_2 का वियोजन होता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO_2 कूपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO_2 जोड़ एड्रेज H, CO_3 जोड़ H जोड़। ऊतकों में अपचय के कारण
PCO_2 अधिक होने से CO_2 रक्त, RBCS और प्लाज्मा में विसरित होती है और HCO_3 और H जोड़ बनाती है। कूपिका में PCO_2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO_2 और H_2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर प्रतिष्ठित, ट्रैप्ड और कूपिका तक परिवर्तित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO_2 के रूप में मुक्त हो जाती है। चित्र 17.4 प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग CO_2 की 4 मिली मात्रा मुक्त होती है। 14.5 श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पॉज क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी, श्वास अनुचन, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संगत सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी, कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO_2 और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से ये केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी, कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO_2 और H जोड़ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14.6 श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। दमा, आस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, ये श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति या एम्फीजीमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशा रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।